हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CGL 2024 में जो अभी टेस्ट हुआ है टीयर 1 उसके PYQs लगाए हुए हैं। टोटल 44 क्वेश्चंस आए हैं डाइस के। किसके फ्रेंड्स? डाइस के जो क्वेश्चंस हैं टोटल 44 आए हुए हैं और उसमें से मैंने यहाँ पे अभी 15 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। पार्ट 1 में मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊँगा कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, क्या अप्रोच रखनी होती है। मैं ये मान रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसके बेसिक्स आते हैं कि किस तरह से ये जो डाइस के क्वेश्चन है ये सॉल्व किए जाते हैं या फिर इनमें क्या अप्रोच है, क्या रूल्स लगते हैं। जो मैंने 3 रूल्स बताए थे, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बेसिक्स आपको आते हैं, मैं ये सॉल्व करवाऊँगा और इसके साथ मैं रिवाइज भी करवा दूँगा इन्हीं टॉपिक्स को कि वो रूल्स किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। बाकी आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस लगाए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस तरह से मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं 15 और आपको बताऊँगा इसमें 3 जो क्यूब्स हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। बाकी ये डबल वाले और ओपन डैश वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा अगले पार्ट में। तो यहाँ से हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखना इसमें होता क्या है, कैसे हमें करना होता है। ये पूरा हमें इतना पढ़ना भी नहीं होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या निकालना है, यहाँ पे ऑपोजिट निकालना है किसका, एट द रेट का। तो मतलब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको कि आपको सबसे पहले देखना है कि अच्छा अपोजिट निकालना है किसका, एट द रेट। तो एट द रेट कहाँ है सबसे पहले वो देखो। तो एट द रेट ये रहा, तो आपने पकड़ लिया कि यहाँ पे एट द रेट, ठीक है। और फिर इसमें आपको ये देख सबसे पहले पहचान लेना होता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। वो हम कैसे पहचानते हैं, वो ये होता है कि इनका जो एडजेसेंट का सम है वो 7 बनना चाहिए किसी भी एक में। किसी भी एक केस में बन जाए या 2 में बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक में तो बनना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब भी, और ये कब अप्लाई करते हैं, जब 1 से लेके 6 तक वाला डाइस दिया हो, जैसे हम जो लूडो वगैरह खेलते हैं डाइस वो, उसमें हम देखते हैं यहाँ पे उसके अलावा कुछ भी दिया हो यहाँ पे परसेंटेज एट द रेट, तब हमें चेक भी नहीं करना होता और हम हमेशा मान के चलते हैं कि वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है और हम उसी से सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे हम 3 रूल्स लगाते हैं। कितने? 3 रूल बताए थे मैंने, रूल 1, 2 और 3। अब मैं देखो आपको बताता हूँ कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो देखी वो आसानी से समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कैसे करना होता है आपको, इसमें आप ये देखना कि इसमें एट द रेट के अपोजिट पूछा है। सबसे पहले हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन निकल रहा है इसमें एंड। क्या है फ्रेंड्स? एंड कॉमन है। अब हम यहाँ से पहचानेंगे कि रूल कौन सा लगेगा। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो चीज़ कॉमन दी हो उसे छोड़ के अगर किसी और के बारे में पूछा तो वहाँ पे लगता है रूल 3। मैंने ये बताया था। तो देखो कॉमन तो है यहाँ पे क्या, एंड। ये एंड और ये एंड कॉमन है, लेकिन पूछा किसके बारे में, एट द रेट के अपोजिट, इसीलिए लगेगा रूल 3। और रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है कि हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्या? क्लॉकवाइज। अब ये रूल 3 का हो गया। पहले हमने पहचान लिया कि रूल 3 कैसे पहचाना कि जो चीज़ कॉमन है उसे छोड़ के, एंड को छोड़ के, ये किसी के भी बारे में पूछ ले, चाहे परसेंटेज के, चाहे ये क्वेश्चन मार्क के, चाहे प्लस के, चाहे एट द रेट के, बस इसके बारे में ना पूछे तो हम लगाएंगे रूल 3। और रूल 3 कहता है क्लॉकवाइज चलना है। अब देखो क्लॉकवाइज कैसे चलना है। तो क्लॉकवाइज चलना है फ्रेंड्स आपको, जहाँ जो कॉमन है उसे एक जगह लिखो पहले एंड, फिर उसके बाद आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलो ऐसे करके। क्योंकि घड़ी अगर यहाँ पे होती ना इस तरह से, अगर अपनी घड़ी इस तरह से होती, देखो एंड यहाँ पे अगर घड़ी इस जगह होती तो घड़ी की सुई ऐसे चलती यहाँ से, ये तो नहीं कि यहाँ से उल्टी ऐसे लौट जाती। तो आप इसे तो हटा देंगे, यहाँ पे ये घड़ी ऐसे चलेगी। तो आप पहले एंड लिखेंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ऐसे एंड के नीचे आप फिर से यहाँ पे एंड लिख लो और फिर यहाँ से घड़ी को ऐसे चलाओ। कैसे चलाना है? क्लॉकवाइज। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अगर हमने ये गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो एंड के नीचे एंड, अब ये प्लस आ जाएगा परसेंटेज के नीचे और एट द रेट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के नीचे। तो पूछा क्या है, पूछा कि एट द रेट के अपोजिट बताओ, तो ये आंसर आ गया, एट द रेट के अपोजिट रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो ये अपना आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वो कैसे सॉल्व करना है। आइए फ्रेंड्स, तो देखो अब फ्रेंड्स इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखा अपोजिट, किसके, जेड के अपोजिट। अब जेड के अपोजिट पूछा और यहाँ पे जेड दे रखा और जेड दे रखा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जेड ही तो कॉमन है, दोनों में जेड कॉमन है और जेड के अपोजिट पूछा है, तो इसमें लगेगा रूल 1। कैसे पहचानना है? रूल 1 ये बोलता है कि जो 2 डाइस में कॉमन है उसी के अपोजिट पूछा जाए तो रूल 1 लगता है। और रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 ये बोलता है कि जो चीज़ एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे जेड है, जेड के एडजेसेंट क्या है, ओ और एफ। और यहाँ पर भी जेड है, जेड के एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, टी और आर। तो जो एडजेसेंट हो गए, जो ये साइड इससे जुड़ी हुई है, वो कभी उसके अपोजिट नहीं हो सकती। तो जेड के अपोजिट ओ एफ टी आर में से कुछ नहीं आ सकता, तो एफ हटा दो,
टी हटा दो, आर हटा दो, हमारा आंसर आ गया एम। तो ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया। इस तरह से रूल 1 लगा के हम सॉल्व कर देते हैं। पहचानना कैसे होता है कि जो दे रखा है उसी जो कॉमन है उसी के बारे में अगर अपोजिट पूछा तो रूल 1, और रूल 1 क्या कहता है, ऐसे एडजेसेंट लिख लो और ये काट दो क्योंकि वो अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे तो अपोजिट पूछा है तो ये जो बचा वो हमारा अपोजिट हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले पहचानना है कि रूल कौन सा लगेगा। अब देखो हमें सी के अपोजिट बताना है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। तो फ्रेंड्स कॉमन है आर, बाकी और कुछ कॉमन है नहीं, वो पूछा है सी के बारे में। तो अब आप पहचान गए होंगे यहाँ पर रूल लगेगा 3 वाला, है ना, 3 रूल, क्योंकि आर कॉमन है और पूछा है आर को छोड़ के किसके बारे में, सी के बारे में। तो इसे आप कैसे लिखोगे, ऐसे करके क्लॉकवाइज चलाओगे। कैसे, आर सी और वी, और इधर से आर एक्स और ई, तो आर के नीचे आर एक्स और ई। पूछा क्या है, सी के अपोजिट एक्स हो गया। तो फ्रेंड्स ये अपना आंसर हो गया। बाकी हमें कुछ देखना ही नहीं है। जैसे बी के अपोजिट ई होता है ना, अगर बी का पूछा होता तो ई तो है, ये बी का हो जाता ई, और अगर और पूछा होता आर तो अब देखो सी का एक्स हो गया, है ना, तो आप एक्स हटा दोगे और यहाँ पे सी तो है नहीं, भी और ई तो भी हटा दोगे, और आर का ये जेड निकल आता। तो ये अपने सबके आंसर आ जाते हैं यहाँ से, क्योंकि आर के नीचे आर तो अपोजिट होगा नहीं, तो इसे हटाओ, ये 4 मिल गए हमें। बाकी जो 2 बचेंगे वो एक दूसरे का अपोजिट ही तो होंगे। तो क्या आर का ही तो पूछा, तो बचा क्या, सी बी एक्स सी, ये चारों हटा दो, तो यहाँ से आंसर निकल आता हमारा आर का जेड। ये बता रहा था मैं आपको। तो यहाँ से सारे आंसर निकल आते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है पहचानना कि रूल कौन सा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि ऑपोजिट टू पी। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें अभी चेक भी नहीं करना कि ये स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये ए बी सी डी इनमें चलेगा, कभी भी 1 से 6 तक आ जाए। केवल आपको वहाँ ध्यान रखना है, एक बार चेक कर लिए ना कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। चेक कैसे होता है, अगर इनके एडजेसेंट का सम कहीं भी 7 बन जाए, चाहे इसका और इसका या इन दोनों का या इसका, कोई एक केस भी मिल जाए ना, तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाता है। और जो ये 3 रूल मैं बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 जो अभी रूल लगाए मैंने, अभी 2 वाला आएगा तब बताऊंगा, ये तीनों रूल केवल नॉन स्टैंडर्ड में लगते हैं। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, उनके अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होता है। जो अपोजिट साइड्स होती है ना, उनका जो सम है वो आपको पता है हमेशा 7 होता है। जैसे हम जो लूडो वगैरह खेलते हैं ना घर पे, वो जो लूडो वाला डाइस होता है वो स्टैंडर्ड ही होता है। उसमें अगर 2 ऊपर है तो नीचे 5 होगा, इधर अगर 1 है तो इधर 6 होगा, इस तरह से होता है। तो उसे तो हमें उसका जो आंसर है वो सीधा निकल आता है। किसी अगर हमें पता चल जाए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है तो हम उसमें सीधा बोल देते हैं कि आप बताइए किसके अपोजिट चाहिए। वो बोले 3 के अपोजिट, तो हम बोल देंगे 4 है, क्योंकि सम तो 7 ही होना है। तो इस तरह से निकाल लेते। तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे। तो फ्रेंड्स ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, अब मैं बता दूं इसे कैसे करना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें पी के अपोजिट पूछा है पी, और इसमें क्या चीज़ है जो कॉमन दिख रही है आपको, देखो जे और जे कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। रूल 3 लगेगा। रूल 3 क्या कहता है, जे पी और यू, क्योंकि आप यहाँ से ऐसे करके चलोगे ना क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जे यहाँ पे, तो ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या लगोगे, जे डब्ल्यू और एल। पी के अपोजिट पूछा तो पी के अपोजिट डब्ल्यू है, और हमारा ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से रूल अप्लाई करना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये 3 डाइस वाला आ गया। कौन सा आ गया ये, कि 3 डाइस में हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमसे क्या गलती होती है, हम तीनों डाइस को एक साथ देखने लग जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता आंसर कैसे निकालें। आपको ये गलती नहीं करनी है। कभी भी 3 डाइस का क्वेश्चन आए, ये और भी आसान क्वेश्चन होता है। डाइस जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, अगर एक डाइस और बना दिया जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, और भी आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 3 डाइस का और भी आसान क्वेश्चन। इसमें करना क्या होता है, आपको 2 डाइस लेने होते हैं एक साथ में, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, और चाहे इन्हें ले लो। अब देखो मैं किस तरह से डाइस लूंगा। इन्होंने पूछा क्या है, ऑपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट, 2 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो बस मैं इसे तो लूंगा ही, और इसके पास में जो है मैं उसी को ले लेता हूँ। फिर मैं इधर नहीं जाता, क्योंकि जब हमें तीनों रूल पता है और हमें पता है कि स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड, तो आसानी सॉल्व कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे देखो 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो हमारा सबसे पहला जो काम है फ्रेंड्स वो यही है कि आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। तो देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, 4 और 3 7 हो रहा है यहाँ पे। अब हमें ये चेक भी नहीं करना, कोई एक केस हमें 7 मिल गया ये एडजेसेंट का, बस हमें पता चल गया कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और मोस्टली एसएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड पे ही आते हैं, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी रहता है। ये देखो 4 3 7 6 1 7, तो ये अपना काम हो गया। ये मतलब आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि हर जगह 7 बनना चाहिए, नहीं, ये एक ही डाइस है। जैसे 3 बार उछाला गया और ये अलग अलग फेसेस दिखाए गए, ये अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस है। जो ये तीनों सेम डाइस हैं, देखो लिखा भी है सेम डाइस है, बस 3 पोजीशंस हैं उसकी, अलग अलग डिफरेंट 3 पोजीशंस दे रखी। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि ये सेम डाइस रहते हैं हमेशा। तो ये काम हो गया, बस एक में सम कर लिया, हो गया काम अपना। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, ऑपोजिट टू 2, तो मैंने 2 देखा और मैं इन दोनों को ले लूंगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 6 और 6 कॉमन है, और पूछा 2 के बारे में, और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा रूल 3। कैसे लगेगा, 6
फिर इसके बाद मैं इधर आऊँगा 4 और फिर इधर आऊँगा 3 और 6 के नीचे 6 और इधर में आऊँगा तो 1 और इधर जाऊँगा मैं तो 2। पूछा क्या है 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको रूल 3 के थ्रू सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इन दोनों डाइस को ले लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो इसमें आप देखना कुछ भी कॉमन मिल रहा है 3 5 4 2 1 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो उसमें क्या अप्रोच लगानी होती है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जो ऊपर और ऊपर दिख रहे हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। 3 के अपोजिट 2 होगा तो आंसर तो हमें मिल गया। 2 के अपोजिट पूछा था तो 3 आंसर मिल गया हमें यहीं से। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मतलब और इसमें जब कॉमन ना हो तब क्या होता है, तो फ्रेंड जो दूर है दूर के अपोजिट दूर होता है तो 5 के अपोजिट 6 होगा, ये मत कर देना। और पास के अपोजिट पास वाला होगा। तो देखो 4 के अपोजिट 1 होगा और 5 के अपोजिट 6 होगा। तो फ्रेंड्स ये अप्रोच लगानी होती है जब आपको डाइस में कुछ भी कॉमन ना मिले। तो जब कॉमन मिले तब वो रूल्स बता दिए, जब कॉमन ना मिले तो ये एक नया केस बनता है। ये फ्रेंड्स एक न्यू केस बनता है जिसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर के अपोजिट ऊपर हो गया, पास वाले के अपोजिट पास वाला हो गया, दूर वाले के अपोजिट दूर वाला होगा और ये हमारा आंसर आ गया। क्या चाहिए था 2 के अपोजिट, तो 3 हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब क्या चाहिए हमें, अपोजिट टू 5 के अपोजिट चाहिए। तो 5 यहाँ पे है और कुछ कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन दिख रहा है, बाकी और कुछ कॉमन है नहीं। अब कॉमन है 2 चाहिए 5, रूल 3 लगेगा और आपको पता है रूल 3 कितना यूज हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 3 और 1 क्योंकि अब इस तरह से आप लगाओगे क्लॉकवाइज और इधर से 2 4 5 तो 2 4 और 5 के अपोजिट चाहिए तो आंसर हमारा हो गया फ्रेंड्स 1। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह सॉल्व करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इन्होंने पूछा ऑपोजिट टू एक्स, एक्स के अपोजिट पूछा तो एक्स यहाँ पे है और कॉमन क्या दिख रहा है, जे कॉमन है यहाँ पे और आई टी कुछ भी कॉमन नहीं। तो जे कॉमन है और एक्स के अपोजिट, तो कितना आसान है। आप लिखोगे यहाँ से जे ई और टी और इधर लिखोगे जे आई और एक्स, किसके अपोजिट चाहिए, एक्स के, तो आंसर हो गया हमारा टी। यहाँ पे भी रूल 3। अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप मुझे सॉल्व करते हो मत देखिए, आप इसे पॉज करिए वीडियो को और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आप सीख पाओगे। वरना फिर तो आप वीडियो देख लोगे और आपको उतना सीखने को भी नहीं मिलेगा, समझ में भी नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा होगा समझ में आ रहा है सब कुछ, आप करने की कोशिश करिए। ऑपोजिट टू ओ के ऑपोजिट बताइए, तो ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स ये वही केस आ गया, जो ऑपोजिट है मतलब जो कॉमन है उसी का ऑपोजिट पूछा तो यहाँ पे लगेगा रूल 1। ये पहचानना जरूरी है कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूल 1 लगेगा। अब ये रूल 1 कैसे लगता है, तो ओ ये है, जो एडजेसेंट है वो ऑपोजिट नहीं हो सकता, तो एम एन ये एडजेसेंट हो गए और पी और क्यू ये चारों इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो एम कहाँ है, ये हटा दो, एन कहीं दिख नहीं रहा, पी हटा दो, क्यू हटा दो, जो बचा वो आंसर है हमारा आर। तो ओ के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ओ के अपोजिट हो गया हमारा आर, क्योंकि वही है जो इसमें कहीं भी एडजेसेंट नहीं है तो वही इसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ रूल 1 लग गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये ईट प्ले क्राई स्लीप ये सब लिखा हुआ है, ये तो हमें देखना भी नहीं होता, ये साफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या पूछा, ऑपोजिट पूछा कि इसके ईट के, तो ईट ये है, ईट और कहीं नहीं है। ये देखो क्राई क्राई, प्ले और प्ले। अब देखो फ्रेंड्स ये मैं सिखाना चाह रहा था आपको कि इसमें क्या करना है आपको। देखो फ्रेंड आपको बताना है किसके अपोजिट, ईट के। तो ईट तो हमारा ये और कहीं नहीं है, लेकिन इसमें देखो क्राई और प्ले, क्राई और प्ले, तो इसमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, 2 डाइस में 2 कॉमन मिल रहे हैं। जब ये मिले तो आपको लगाना है यहाँ पे रूल 2। रूल 2 क्या कहता है कि जब 2 डाइस में 2 साइड कॉमन हो जाए तो जो बची हुई तीसरी साइड है ना दोनों में, वो हमेशा ऑपोजिट होती है, ऑलवेज ऑपोजिट। इन वर्ड्स पे जरा ध्यान देना फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑपोजिट होंगी। आपको 2 डाइस मिले और इनमें दोनों साइड कॉमन हो जाएं तो जो बची हुई तीसरी साइड है ना, जैसे इसमें ईट है और इसमें डांस है, तो ये हमेशा ऑपोजिट होंगी, ये हमेशा। तो ईट और डांस, तो कहाँ है, ईट का पूछा तो डांस हमारा आंसर हो गया। कौन सा लगेगा, रूल 2। रूल 2 क्या कहता है कि जब 2 डाइस में दो साइड कॉमन हो तो जो बची हुई तीसरी साइड है ना, जैसे इसमें ये बची हुई तो ये हमेशा ऑपोजिट होंगी, ईट और डांस। ये हो गया अपना रूल 2। इसमें ऑलवेज होता है ना, ध्यान रखना है इसका। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं इस पे, फेस ऑपोजिट टू एन के अपोजिट बताइए। तो एन कहाँ है, देखो फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन आ गया कि नहीं। एन के ऑपोजिट पूछा, एन हमें कहीं नहीं दिख रहा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप ये देखो जे है यहाँ पे कहीं भी नहीं है, एल है यहाँ पे एल है, तो हमें एक तो कॉमन मिल गया के ओ, तो बस एक कॉमन दिख रहा है। जब एक कॉमन दिखे और उसके अलावा पूछा हो, जैसे जो कॉमन उसके अलावा किसी के बारे में पूछा, हम रूल 3 लगाते हैं। अब वो हमें एन दिख नहीं रहा तो कन्फ्यूज नहीं होना, आप रूल 3 लगाओ यहाँ पे, एल जे और के, ऐसे ही तो चलेंगे ना, ऐसे करेंगे है ना, ऐसे। और फिर एल एम ओ, तो हम लगाएंगे एल एम ओ। अब देखो हमें चाहिए एन,
तो जे के अपोजिट एम हो गया, तो आप पहले जे हटा दो यहाँ से, क्योंकि जे और एम अपोजिट है, ये हटा दो। के अपोजिट ओ हो गया, के हटा दो क्योंकि के और ओ, बचा एल। तो जो एन है ना, एन के अपोजिट एल आएगा फ्रेंड्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब ये चार एक दूसरे का अपोजिट हो गए तो ये जो एल बचा है, जो बचेगा वो एल के अपोजिट होगा। तो एल जो एन है और ये एल कॉमन था, तो एन के अपोजिट क्या रहेगा, एल रहेगा। ये है फ्रेंड्स जो यहाँ से आंसर निकल आया। चलिए फ्रेंड्स अब ये देखते हैं अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट बताना है। तो 5 ये है और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 6 कॉमन है, 2 1 4 और 5 तो ये अलग है, तो ये रूल 3 लग जाएगा। कैसे, 6 1 2 और 6 5 4, 5 के अपोजिट 1, आंसर हमारा 1। ये हो गया हमारा आंसर रूल 3 के अकॉर्डिंग, है ना। इस पे आ जाइए फ्रेंड्स, अपोजिट बताना है किसके, 2 के अपोजिट। अब देखो ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा है 6 8, ये 1 से 6 तक तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उससे बड़े नंबर आ गए तो हमें चेक भी नहीं करना और हम मान के चलेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पे क्या आ गया, किसके अपोजिट बताना है, 2 के। तो 2 ये 2 ये, देखो 2 और 2 दे रखा है और उसी के अपोजिट पूछा हुआ है, और बाकी ये 9 5 8 6 ये तो अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, 2 लिख लेना है और ये 9 5 8 6 ये तो इसके एडजेसेंट है, तो ये अपोजिट तो हो ही नहीं सकते। तो 9 हटा दो और ये 8 6 हटा दो और ये 5 भी हटा दो, बचा क्या 3। तो ये आंसर हो गया हमारा किसके थ्रू, रूल 1 के थ्रू। किसका अपोजिट, 2 का अपोजिट हो गया हमारा 3, ये आंसर हो गया। चलिए अब ये देखिए फ्रेंड्स, किसके अपोजिट बताना है, यहाँ पे आर के अपोजिट। आर कहाँ है, यहाँ पे कहीं और तो दिख नहीं रहा। कॉमन क्या है, एक्स और एक्स कॉमन है, टी एस एम और कुछ कॉमन है नहीं, तो रूल 3 लगेगा। एक्स एस टी, एक्स आर और एम, ये लगा लिया हमने साइक्लिक उस तरह से क्लॉकवाइज लिख लिया। आर के अपोजिट एस आएगा, ये हमारा आंसर है। इतने ईजी हैं ये, आपको इसमें बिल्कुल भी मार्क्स लूज नहीं करने, वरना हम अगर पढ़े नहीं तो ये बहुत अजीब लगेगा हमें कि ये मार्क्स चले गए जो इतने आसान है, जब 5 से 7 सेकंड में आंसर आ रहा है हमारा। बस देखना, रूल पहचानना और आंसर आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 24 के ऑपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 24 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 24। तो मैं इस पे आऊँगा और इसके पास वाला ही उठा लूँगा। 24 25 22 25 22 और ये देखो 24 चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि 25 और 22 और यहाँ 25 और 22 ये दोनों साइड कॉमन है, जो बचा हुआ वो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ से 21, क्योंकि जो बचा हुआ मैंने बताया यहाँ पर रूल 2 लग जाएगा। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखूँ क्या ये इससे सॉल्व होगा, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो देखना 21 23 25 और यहाँ पे 25 24 और 22, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ 25 कॉमन है, तो आपको क्या लगाना होगा, बाकी ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको यहाँ रूल 3 लगाना होगा। देखना कैसे लगाओगे, 25 23 21, यहाँ पे 25 22 24, तो 24 का अपोजिट चाहिए तो 21 यहाँ से भी आ गया। तो रूल 3 लगा लो यहाँ से, और यहाँ से रूल 2 से बहुत आसानी से आ गया। तो आपको जब सभी रूल पता होंगे तो आसानी से आप आंसर निकाल लोगे। तो इसका ये आंसर आ गया फ्रेंड्स। चलिए आखिरी क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑपोजिट टू क्यू, क्यू के ऑपोजिट बताना है। तो क्यू यहाँ पे है और कॉमन क्या है, वी और बी कॉमन है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रूल 3 लगेगा। तो क्यू क्या कॉमन है यहाँ पे, वी और वी। अच्छा वी से स्टार्ट करेंगे, वी जेड क्यू, यहाँ पे वी एल और टी चाहिए किसके अपोजिट, क्यू के, तो टी आंसर हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स इतना आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जो और वीडियोस रह गई हैं 29 इसके क्वेश्चंस और रह गए हैं, उन्हें और लेके आऊँगा, फिर डाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी 2024 में अभी जो CGL का हुआ था एग्जाम, उसमें जो भी PYQs आए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।